हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल फीस क्वांटम क्लासेस। इस वीडियो में मैं अभय कुमार डॉक्टर एस सी वर्मा का बुक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स पार्ट 2 का चैप्टर 30 गॉसेस लॉ का एक्सरसाइजेज प्रॉब्लम्स 1, 2, 3, 4 एंड 5 दैट इज 1 to 5 का कंप्लीट सॉल्यूशंस करने जा रहा हूं, जो क्लास 12 फिजिक्स, IIT JEE, नीट एंड अदर प्लस 2 लेवल के इंट्रेंसेस के लिए हेल्पफुल होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइजेज प्रॉब्लम 1 ऑफ चैप्टर 30 गॉसेस लॉ, बुक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 रिटन बाय डॉक्टर S.C. वर्मा। Question 1 is the electric field in a region is given by E vector equals to capital E vector equals to 3 by 5 E naught I vector small I vector or I cap plus 4 by 5 E naught J vector or J cap with E naught is equal to 2.0 into 10 to power 3 Newton per Coulomb. Find the flux of this field through a rectangular surface of area 0.2 meter square parallel to the YZ axis. इस प्रॉब्लम में किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू गिवन है, जिसे वेक्टर फॉर्म में सदिश रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। कैपिटल ई वेक्टर बराबर 3 by 5 ई नॉट आई वेक्टर प्लस 4 by 5 ई नॉट जे वेक्टर, जहां आई वेक्टर एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर है एंड जे वेक्टर वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर है। आई वेक्टर एंड जे वेक्टर को यूजुअली आई कैप और जे कैप से डिनोट किया जाता है, लेकिन प्रॉब्लम में आई वेक्टर एंड जे वेक्टर यूज किया गया है, इसलिए मैंने भी इसे लिखा है। जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड और मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट बराबर 2.0 इंटू 10 टू पावर 3 न्यूटन पर कूलम दिया गया है। फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर पैरेलल टू द YZ प्लेन। तो यह तो गिवन है, जिसके बारे में मैंने अभी बताया, लेकिन अब हमें मालूम क्या करना है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स मालूम करना है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करना है किस सरफेस से होकर, तो रेक्टेंगुलर सरफेस, एक रेक्टेंगुलर सरफेस है, आयताकार पृष्ठ है, आयताकार सतह है, जिसका एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर दिया गया है, जो कि YZ एक्सिस के YZ प्लेन और YZ कोऑर्डिनेट एक्सिस का प्लेन के पैरेलल है। तो उस रेक्टेंगुलर सरफेस से पास करने वाला, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में लाई करता है, किसी रीजन किसी क्षेत्र के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाई करता है, तो उस सरफेस से पास कर रेक्टेंगुलर सरफेस से, जिसका एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर है, उस जो कि वह रेक्टेंगुलर सरफेस आयताकार पृष्ठ YZ प्लेन के पैरेलल है, तो उससे गुजरने वाला, उससे निर्गत होने वाला, उससे इमर्ज करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करना है, फाइंड करना है। नाउ वी हैव टू सॉल्व इट। अब इसका सॉल्यूशन किया जाए। इसके लिए एक डायग्राम भी स्केच कर लिया जाए, जिससे कि इस प्रॉब्लम को समझने में और भी आसानी होगी। तो XYZ कोऑर्डिनेट एक्सिस का एक सेट, XYZ 3 परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस का एक सेट हमने यहाँ स्केच किया है, जिसमें हॉरिजॉन्टल राइट डायरेक्शन में एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट किया गया है। इसके परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में वाई एक्सिस को, वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट किया गया है एंड XY प्लेन के परपेंडिकुलर थर्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट किया गया है। एंड जो रेक्टेंगुलर एरिया है इस प्रॉब्लम में गिवन है, वह YZ प्लेन के पैरेलल है। तो YZ प्लेन में हम उस रेक्टेंगुलर सरफेस को रिप्रेजेंट करते हैं YZ प्लेन में, मतलब YZ प्लेन के पैरेलल है रेक्टेंगुलर सरफेस, जिसका एरिया गिवन है 0 पॉइंट कैपिटल ए एरिया
0.2 मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड किस रीजन में है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वह दिया है ई वेक्टर इक्वल्स टू 3/5 ई नॉट आई वेक्टर प्लस स्मॉल आई वेक्टर प्लस 4/5 ई नॉट जे वेक्टर। यूजुअली आई वेक्टर एंड जे वेक्टर की जगह आई कैप एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर मतलब एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए आई कैप एंड वाई डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर के रूप में जे कैप का यूज किया जाता है, सिंबल कैप यूज किया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम में वेक्टर के रूप में दिया गया है आई वेक्टर जे वेक्टर, इसलिए मैंने भी इसे लिखा है आई वेक्टर एंड जे वेक्टर। तो निश्चित रूप से ई वेक्टर कैपिटल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाई प्लेन में है, मतलब यहाँ पर दोनों मतलब एक्स कंपोनेंट भी है इलेक्ट्रिक फील्ड का 3/5 ई नॉट एंड वाई कंपोनेंट है जिसमें यूनिट वेक्टर यहाँ मल्टीप्लाई है लगा हुआ है सेकेंड टर्म में, तो 4/5 ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट है। इस प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्लेन में हो गया? एक्स वाई प्लेन में हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्स वाई प्लेन में है एंड रेक्टेंगुलर सरफेस क्योंकि वाईजेड प्लेन में है या वाईजेड प्लेन के पैरेलल है और एंड इसका एरिया भी गिवन है ए इक्वल टू 0.2 मीटर स्क्वायर। तो एरिया वेक्टर जो होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स में एरिया वेक्टर का यूज होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला में एरिया वेक्टर का यूज होता है। एरिया चूंकि रेक्टेंगुलर सरफेस का 0.2 मीटर स्क्वायर है, वाईजेड प्लेन में है या वाईजेड प्लेन के पैरेलल है, तो एरिया वेक्टर मतलब रेक्टेंगुलर सरफेस पर जो नॉर्मल हम ड्रॉ करेंगे वह वाईजेड प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, दैट इज एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा। तो एरिया वेक्टर यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? रेक्टेंगुलर सरफेस पर ड्रॉ किया गया एरिया वेक्टर किधर होगा? एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा। देयरफॉर एरिया वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए वेक्टर इक्वल टू 0.2 मीटर स्क्वायर तो है, वैल्यू इसका मैग्नीट्यूड है एंड डायरेक्शन अब चूंकि एक्स एक्सिस के लॉन्ग एरिया वेक्टर हो गया जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाई प्लेन में है, तो एरिया वेक्टर ड्रॉन टू द रेक्टेंगुलर सरफेस इज अलोंग एक्स एक्सिस, सो इट इज 0.2 मीटर स्क्वायर आई कैप और आई वेक्टर यहाँ प्रॉब्लम में यूज किया है यूनिट वेक्टर के लिए, तो मैं भी वेक्टर यूज करता हूँ। लेकिन आई कैप भी अगर किया जाए तो यूजुअली आई कैप जे कैप ही यूज किया जाता है, के कैप जेड एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर, आई कैप एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर, जे कैप वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर। लेकिन प्रॉब्लम में दिया है तो यहाँ वही सिंबल यूज करना उचित होगा। सो एरिया वेक्टर इज इक्वल टू 0.2 मीटर स्क्वायर आई कैप, जो कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देखा जा सकता है इस डायग्राम में एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस के लॉन्ग। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूजिंग द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इक्वल्स टू कैपिटल ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, कैपिटल ए वेक्टर एरिया वेक्टर। अगर एरिया स्मॉल हो एरिया अगर स्मॉल हो तो उसके लिए डी ए वेक्टर और डी एस वेक्टर यूज किया जाता है एंड लार्जर एरिया के लिए ए वेक्टर, कैपिटल ए वेक्टर और कैपिटल एस वेक्टर यूज किया जाता है। तो अब ई वेक्टर का वैल्यू रख दिया जाए, आई इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द रेक्टेंगुलर सरफेस इज ई कैपिटल ई वेक्टर डॉट कैपिटल ए वेक्टर डॉट स्केलर प्रोडक्ट का सिंबल है। अब ई वेक्टर का वैल्यू गिवन है, दैट इज ई वेक्टर इज 3/5 ई नॉट आई कैप प्लस 4/5 ई नॉट जे वेक्टर और जे कैप आई कैप और आई वेक्टर, प्रॉब्लम के अनुसार आई वेक्टर, ऐसे आई कैप हम यूजुअली यूज करते हैं। तो ई वेक्टर का वैल्यू हमने पुट कर दिया 3/5 ई नॉट आई वेक्टर प्लस 4/5 ई नॉट जे वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर कितना अभी हमने यहाँ लिखा है 0.2 मीटर स्क्वायर आई कैप, सो इट इज 0.2 मीटर स्क्वायर आई कैप। अब स्केलर प्रोडक्ट किया जाए, फर्स्ट ब्रैकेट माने ई वेक्टर का जो वैल्यू है 3/5 ई नॉट आई वेक्टर, फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है, सेकंड टर्म है इसमें प्लस 4/5 ई नॉट जे वेक्टर। तो फर्स्ट ब्रैकेट का मतलब ई वेक्टर का वैल्यू का जो फर्स्ट टर्म है 3/5 ई नॉट आई वेक्टर को हम एरिया वेक्टर का वैल्यू 0.2 आई वेक्टर और आई कैप से मल्टीप्लाई स्केलर प्रोडक्ट कर लें
नेक्स्ट में क्या करेंगे, सेकंड टर्म जो है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सेकंड कंपोनेंट है 4/5 ई नॉट और जे वेक्टर उसमें यूज किया गया है, मतलब वाई कंपोनेंट है, तो इसको भी 0.2 एरिया वेक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब दो टर्म्स से, मतलब फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म को एरिया वेक्टर से स्केलर प्रोडक्ट करना होगा। तो इट इज 3/5। अब फर्स्ट टर्म को 3/5 ई नॉट आई वेक्टर को एरिया वेक्टर का वैल्यू 0.2 आई वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो क्या होगा, 3/5 ई नॉट मल्टीप्लाइड बाई 0.2 आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर। स्केलर प्रोडक्ट जो होता है वेक्टर के रूप में, वेक्टर टू वेक्टर्स के बीच होता है, तो आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर प्लस, अब सेकेंड टर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है, तो सेकेंड टर्म में 4/5 ई नॉट जे वेक्टर है, उसे 0.2 आई वेक्टर एरिया वेक्टर के साथ स्केलर प्रोडक्ट करना होगा। तो प्लस, अब सेकेंड टर्म को इलेक्ट्रिक फील्ड का अब जे कंपोनेंट जो है, सॉरी जो वाई कंपोनेंट है, उसको एरिया वेक्टर के साथ स्केलर प्रोडक्ट कराया जाए। तो सेकेंड टर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का 4/5 ई नॉट इंटू 0.2 जे वेक्टर डॉट आई वेक्टर। वी नो दैट जे डॉट आई और आई डॉट जे इक्वल टू 90 डिग्री। स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है, जैसे जे वेक्टर डॉट आई वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ जे वेक्टर मॉड ऑफ आई वेक्टर इनटू cos 90। क्योंकि आई वेक्टर यूनिट वेक्टर है किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग, एंड जे वेक्टर यूनिट वेक्टर किसके अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग, एंड जेड एक्सिस के अलोंग के वेक्टर यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड XY प्लेन में है एंड एरिया वेक्टर किधर है, एरिया वेक्टर भी है एक्स एक्सिस के अलोंग, तो एरिया वेक्टर में आई वेक्टर आई कैप और आई वेक्टर यूज किया गया है। तो जे डॉट आई मतलब जे वाई एक्सिस के यूनिट वेक्टर है और आई कैप आई वेक्टर एक्स एक्सिस के यूनिट वेक्टर है। दोनों के बीच एंगल कितना होगा, एक्स एंड वाई एक्सिस एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो थीटा 90, सो cos 90 0, so therefore j dot i is equal to 0 and I dot I वेक्टर एंड आई वेक्टर एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर्स है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना, बोथ मतलब आई वेक्टर एंड आई वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो आई डॉट आई कितना होगा, आई का मॉड फिर आई का मॉड इंटू cos 0, आई का मॉड कितना होता है 1 होता है, तो 1 इंटू cos 0 1 दैट इज 1। आई डॉट आई इक्वल टू 1, तो सिमिलरली जे डॉट जे भी 1 होता है, के डॉट के भी 1 होता है। लेकिन यहाँ फर्स्ट टर्म में आई डॉट आई 1 हुआ एंड सेकंड टर्म में जे डॉट आई है, जे वेक्टर डॉट आई वेक्टर, वह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करने पर। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू और इमर्जिंग आउट थ्रू द रेक्टेंगुलर सर्फेसेज, रेक्टेंगुलर सर्फेस से निर्गत होने वाला विद्युत फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/5 मल्टीप्लाइड बाई ई जीरो का वैल्यू दिया है, गिवन है 2 इंटू 10 टू पावर 3, 2 इंटू 10 टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 आई डॉट आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर कितना 1 हो गया एंड सेकेंड टर्म में 4/5 ई जीरो मल्टीप्लाइड बाई 0.2 जे वेक्टर डॉट आई वेक्टर, तो जे वेक्टर डॉट आई वेक्टर का वैल्यू 0 हो गया, तो पूरा टर्म भी सेकेंड टर्म 0 हो गया, तो प्लस 0 सेकेंड टर्म के लिए की जगह पर हम जे डॉट आई का वैल्यू 0, तो सेकेंड टर्म के लिए हम सेकेंड टर्म की जगह 0 लिख सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म भी सरवाइव करेगा, बचेगा। तो इसमें भी फर्स्ट टर्म में अब 5 से 10 टू पावर 3 कैंसिल हो गया, 10 टू पावर 3 का मतलब डिनोमिनेटर में 5 है, 3/5 फर्स्ट टर्म में, तो 3/5 मतलब डिनोमिनेटर में 5 है और न्यूमरेटर में 10 टू पावर 3 है, 10 टू पावर 3 मतलब 1000, तो 5 से 1000 कैंसिल होकर कितना होगा 200, यहाँ पर 200 10 टू पावर 3 की जगह। तो अब मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इंटू 2 इंटू 200 मल्टीप्लाई बाई 0.2, तो 200 इंटू 2 दैट इज 400 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 दैट इज 80, 0.2 है तो 80, एक जीरो न्यूट्रलाइज हो जाएगा डिसमल से, 80 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज 240, सो इट इज 240 इलेक्ट्रिक फ्लक्स I इक्वल टू 240 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम, और न्यूटन पर कूलॉम मीटर स्क्वायर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। So electric flux passing through immerse out through the rectangular surface which lies in yz plane or parallel to yz plane is 240 Newton meter square per coulomb or Newton per coulomb meter square. Answer.
तो यह फर्स्ट प्रॉब्लम का आंसर हो गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू मालूम हो गया रेक्टेंगुलर सरफेस से, आयताकार पृष्ठ से गुजरने वाला निर्गत होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू 5 = 240 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। Problem 2. A charge capital Q is uniformly distributed over a rod of length L. Consider a hypothetical cube of age a small l with the center of the cube at one end of the rod. Find the minimum possible flux of the electric field through the entire surface of the cube. प्रॉब्लम 2 में एक रॉड जिसका लेंथ स्मॉल एल है उस पर कैपिटल क्यू चार्ज एक समान ढंग से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक समान ढंग से फैला हुआ है, वितरित है। रॉड का लेंथ एल है, उस पर चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक समान ढंग से पूरी लंबाई में पूरे लेंथ के लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज वितरित है, आवेश कैपिटल क्यू। अब एक हाइपोथेटिकल क्यूब और इमेजिनरी क्यूब, काल्पनिक घन जो कि गॉसियन सरफेस के रूप में, गॉसीय पृष्ठ के रूप में बिहेव करेगा, आचरण करेगा, एंड उस हाइपोथेटिकल क्यूब का भी लेंथ एज, प्रत्येक किनारा, प्रत्येक साइड का लेंथ कितना है, एल ही है जितना कि रॉड का लेंथ है, विद द सेंटर ऑफ द क्यूब एट वन एंड ऑफ द रॉड। एंड उस हाइपोथेटिकल क्यूब का जो सेंटर है वह रॉड के एक एंड पर लाई करता है, एक सिरे पर लाई करता है, स्थित है। मतलब जो हाइपोथेटिकल क्यूब और इमेजिनरी क्यूब, काल्पनिक घन जिसे गॉसियन पृष्ठ के रूप में बिहेव किया जा सकता है, उसे सपोज किया जाता है, इस प्रॉब्लम में दिया गया है, जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई, प्रत्येक साइड की लंबाई, क्यूब के प्रत्येक साइड की लंबाई एल है, स्मॉल एल है, जितना कि रॉड का भी लेंथ है, जो कि प्रॉब्लम में दिया गया है। एंड इस हाइपोथेटिकल क्यूब, इस काल्पनिक घन के सेंटर पर उस रॉड का जिसका लेंथ स्मॉल एल है, उसका एक एंड, एक सिरा लाई करता है, स्थित है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूनतम संभावित इलेक्ट्रिक फ्लक्स, माने मिनिमम पॉसिबल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द इंटायर सरफेस ऑफ द क्यूब, माने क्यूब के इंटायर सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना मिनिमम फ्लक्स, मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, न्यूनतम विद्युत फ्लक्स पास करेगा उस हाइपोथेटिकल क्यूब से, काल्पनिक घन से, जो कि गॉसियन पृष्ठ के रूप में ट्रीट किया जाएगा, तो उससे पास करने वाला न्यूनतम संभावित इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा, उसे मालूम करना है। नाउ अब इसे भी सॉल्व किया जाए, लेकिन इसके लिए एक डायग्राम फिर स्केच करना बेहतर होगा, जिससे कि प्रॉब्लम को ठीक ढंग से समझा जा सके। तो सबसे पहले हम जो हाइपोथेटिकल क्यूब है, जो गॉसियन सरफेस के रूप में ट्रीट किया जाएगा, जो काल्पनिक घन है, उसको स्केच करते हैं, जिसका प्रत्येक साइड का लेंथ एल है, स्मॉल एल है, जो कि रॉड के लेंथ के इक्वल है। तो हमने स्केच कर रहे हैं एक, हम लोगों को एक क्यूब, इमेजिनरी क्यूब स्केच करना होगा, जिसके साइड का लेंथ कितना है, इस साइड का लेंथ एल है। तो हमने एक क्यूब, इमेजिनरी क्यूब, जो कि प्रॉब्लम में दिया गया है, हाइपोथेटिकल क्यूब, ये गॉसियन सरफेस के रूप में ट्रीट होगा, इसे स्केच कर लिया गया, जिसके प्रत्येक साइड का लेंथ कितना है, एल है। एंड इस क्यूब के सेंटर पर रॉड का एक एंड लाई करता है। तो रॉड एक यहां से, इसके सेंटर सपोज किया जाए वो है क्यूब, इस क्यूब का, हाइपोथेटिकल क्यूब का काल्पनिक घन का सेंटर वो है जहां रॉड का एक एंड लाई करता है। तो एक रॉड भी यहां से स्केच किया जाए,
पूरे रॉड का लेंथ कितना है, एल है, और चूंकि रॉड का एक इंच सेंटर पर लाई करता है एंड रॉड का लेंथ एंड क्यूब का एज, घन का एज दोनों सेम है, एल ही है। एंड चूंकि रॉड का एक इंच लाई करता है, यूनिफॉर्म रॉड है, तो रॉड का एक इंच लाई करता है इसके सेंटर पर। इसका मतलब है कि रॉड का n/2 पार्ट, हाफ पोर्शन क्या होगा, क्यूब के अंदर होगा एंड हाफ पोर्शन क्यूब के बाहर होगा, l/2 l/2। एंड टोटल चार्ज जो रॉड पर चार्ज क्यू प्लस क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका मतलब है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो क्यूब के अंदर जो चार्ज होगा रॉड का वह कितना होगा, q/2 हो जाएगा। q/2 टोटल चार्ज क्यू है रॉड पर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन एक समान ढंग से वितरित है, लेकिन पूरे लेंथ पर है। लेकिन इस क्यूब का जो सेंटर है, जिसे हमने वो सपोज किया है, तो सेंटर पर रॉड का एक एंड लाई करता है, तो इसका मतलब है कि रॉड का हाफ पार्ट क्यूब के अंदर होगा l/2 एंड हाफ पार्ट बाहर होगा। एंड टोटल चार्ज चूंकि क्यू है इंटायर लेंथ पर, मतलब रॉड के इंटायर लेंथ पर, छड़ के इंटायर लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हाफ चार्ज मतलब क्यू का हाफ पार्ट चार्ज जो होगा वह क्या होगा, क्यूब के अंदर हो जाएगा q/2 एंड q/2 बाहर हो जाएगा। q/2 चार्ज रॉड, क्योंकि रॉड का हाफ पार्ट बाहर है और हाफ ही पार्ट अंदर है, क्योंकि क्यूब का लेंथ, क्यूब के प्रत्येक एज का लेंथ, प्रत्येक किनारा, प्रत्येक साइड का लेंथ l है एंड रॉड का भी लेंथ l है। लेकिन रॉड का सेंटर, सॉरी, क्यूब के सेंटर पर रॉड का एक इंच लाई करता है। इसका मतलब है कि दूसरा इंच जो होगा वह क्या होगा, क्यूब के बाहर होगा। तो इस क्यूब से, मतलब जो हाइपोथेटिकल क्यूब है, जो गॉसियन सरफेस इसे कहा जा सकता है, जो कि रॉड के हाफ पार्ट को, रॉड के लेंथ का हाफ पार्ट को इंक्लोज करता है, और उस पर हाफ जो चार्ज होगा q/2 होगा सिमेट्री से। तो इसलिए मिनिमम पॉसिबल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द इंटायर सरफेस ऑफ द क्यूब। तो कितना हो जाएगा, मिनिमम यूजिंग गॉसेस लॉ यूज कर दिया जाए, यहाँ यूजिंग गॉसेस लॉ, मिनिमम पॉसिबल फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द इंटायर सरफेस ऑफ द क्यूब, जिसे हम फाई सिंबल से डिनोट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल फाई होता है, फाई कैपिटल ई। मैग्नेटिक फ्लक्स का सिंबल फाई कैपिटल एम कैपिटल बी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से, मैग्नेटिक फील्ड को कैपिटल बी से डिनोट किया जाता है। तो फाई इक्वल टू क्या होगा, जितना चार्ज इंक्लोज होगा इस क्यूब के अंदर, क्यूब मतलब इंटायर क्यूब जो इमेजिनरी क्यूब है, जिसे गॉसियन सरफेस भी कहा जा सकता है, तो इसके इंटायर क्यूब से पास होने वाला जो फ्लक्स होगा उसे मालूम करना है। तो क्यूब के अंदर कितना चार्ज है, रॉड का केवल हाफ पार्ट ही क्यूब के अंदर है, हाफ पार्ट बाहर है। तो चार्ज पूरे रॉड पर चार्ज, टोटल चार्ज क्यू, कैपिटल क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जो कि केवल सिंस हाफ पार्ट ही रॉड का अंदर है, इसलिए उस पर जो चार्ज होगा q/2 चार्ज ही रॉड के सरफेस पर q/2 चार्ज ही क्यूब के अंदर लाई करेगा। तो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज और नेट चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड द क्लोज सरफेस। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है उसके अंदर स्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो देयरफॉर फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो चार्ज अंदर है गॉसियन सरफेस के, वह रॉड का लेंथ l/2 पर चार्ज है q/2। सो चार्ज q/2 multiplied by 1/ε0, that is q upon 2/ε0. This is the answer of this problem. That is minimum possible electric flux of electric field through the entire surface of the cube, imaginary cube or Gaussian surface is, answer is q upon 2/ε0. Since charge included inside the Gaussian surface is capital Q/2, which is the charge lying on the half part ऑफ द रॉड, क्योंकि रॉड का हाफ पार्ट ही इस क्यूब के अंदर पड़ रहा है, क्योंकि क्यूब के सेंटर पर, सेंटर ओ पर रॉड का एक इंड है, अदर इंड निश्चित रूप से इस क्यूब के बाहर है। एंड रॉड का लेंथ एंड इस क्यूब के एज का लेंथ, के एज का जो लेंथ है, साइड का लेंथ सेम है, इसलिए सेंटर से l/2 पार्ट रॉड का बाहर होगा, l/2 पार्ट अंदर होगा। एंड l/2 जो पार्ट है जो क्यूब के अंदर है, उस पर चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल रॉड पर चार्ज, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्यू है, तो हाफ
लेंथ मतलब L/2 पर चार्ज कितना हो जाएगा, Q/2। सो आंसर इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द इंटायर गॉसियन सरफेस phi इक्वल टू कैपिटल Q upon 2 charge included inside the Gaussian surface inside the cube upon epsilon 0 the Q/2 epsilon naught. Question 3, so that there can be no net charge in a region in which the electric field is uniform at all points. यह शो करना है, दर्शाना है कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रीजन में, किसी क्षेत्र में, किसी क्षेत्र के रीजन के ऑल पॉइंट्स पर, सभी पॉइंट्स पर यूनिफॉर्म हो, तो वहां नेट चार्ज प्रेजेंट नहीं रहता है। मतलब नेट चार्ज सिग्मा Q इक्वल टू 0 होता है। मतलब किसी रीजन में, किसी क्षेत्र में, जिसके प्रत्येक पॉइंट पर, जिसके कहें ऑल पॉइंट्स पर, जिसके सभी बिंदुओं पर इलेक्ट्रिक फील्ड समरूप होता है, यूनिफॉर्म होता है, तो उस रीजन में, उस क्षेत्र में नेट चार्ज मतलब कुल आवेश प्रेजेंट नहीं होता है। मतलब नेट आवेश 0 होता है। माने सिग्मा Q इक्वल टू 0 यह शो करना है। नाउ वी हैव टू शो इट। इसके लिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का जिक्र है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एट ऑल पॉइंट्स इन ए रीजन। तो कोई रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी रीजन के, किसी क्षेत्र के ऑल पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, इक्वल है, तो इसका मतलब है कि वह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग इक्वी डिस्टेंट पैरेलल लाइंस के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। वह पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी स्केच किया जा सकता है, या वाई एक्सिस के लॉन्ग भी, किसी एक्सिस के लॉन्ग, लेकिन पैरेलल लाइंस के द्वारा, इक्वी डिस्टेंट पैरेलल लाइंस के द्वारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है। बराबर बराबर दूरियों पर समानांतर रेखाओं के द्वारा समरूप वैद्युत क्षेत्र को निरूपित किया जाता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो हम लोग एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को इक्वी डिस्टेंट पैरेलल लाइंस के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, या बराबर बराबर दूरियों पर स्थित, बराबर बराबर इक्वल डिस्टेंसेस पर, बराबर बराबर दूरियों पर स्थित समानांतर रेखाएं इक्वी डिस्टेंट हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस के द्वारा यहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो उसे रिप्रेजेंट किया गया बराबर बराबर दूरियों पर स्थित समानांतर रेखाओं के द्वारा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग हॉरिजॉन्टल लाइंस के द्वारा। इक्वी डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें नेट चार्ज 0 होगा, यह शो करना है। तो इसके लिए एक गॉसियन सरफेस है यहाँ, क्योंकि जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वह पैरेलल लाइंस के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। तो लाइन के लॉन्ग जो गॉसियन सरफेस होगा वह सिलिंड्रिकल होगा, बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ होगा। तो एक इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक गॉसियन सरफेस, गॉसीय पृष्ठ सपोज किया जाता है। उसका नाम हम दे देते हैं उस बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ का, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। इस गॉसियन सरफेस का लेंथ को L सपोज किया जाए, एंड इसका नेम ABCD, राइट इंड का नेम, राइट जो सर्कुलर इंड है इस सिलेंडर का, एक इमेजिनरी सिलेंडर, हाइपोथेटिकल सिलेंडर, जो कि गॉसियन सरफेस के रूप में ट्रीट किया जाएगा, तो उसे सपोज करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ABCD। एंड इस गॉसियन सरफेस का मतलब जो आभासी बेलन है, इमेजिनरी सिलेंडर है, उसका लेंथ L सपोज किया जाए, जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लाइक करता है। अब यहां पर इस
इमेजिनरी सिलेंडर के प्रत्येक इंड फेसेस का, प्रत्येक ईच ऑफ द इंड फेसेस, प्रत्येक सिरे का, प्रत्येक जो वृत्तीय सिरे हैं, तो उसका एरिया कितना मान लिया जाए, उसका एरिया ए मान लिया जाए। उसका एरिया हम सपोज कर लेते हैं कितना, इस इंड फेस का ए, इसका स्मॉल एरिया कितना हो जाएगा, डीए हो जाएगा। अब इंड ए बी, मतलब जो सिलेंडर हमने सपोज किया है जिसका लेंथ एल है, जो कि गॉसियन सरफेस के रूप में उपयोग किया जा रहा है, तो इसके प्रत्येक सिरे का, मतलब ईच ऑफ द इंड फेसेस का एरिया हमने सपोज किया ए, इसका स्मॉल एरिया डीए हो जाएगा, कोई स्मॉल एरिया। अब जो राइट इंड फेस है ए बी, इससे जो फ्लक्स पास करेगा यह निकालेंगे। फिर सी डी जो इंड है, अदर इंड, तो उससे भी फ्लक्स मालूम करेंगे। तो यहाँ पर एक एरिया वेक्टर यूज करना होगा। तो इंड फेस ए बी से जो ए बी पर हम एक स्मॉल एरिया, यहाँ टोटल एरिया इंड फेस का ई है, तो स्मॉल एरिया इसका डीए सपोज कर लेते हैं, या डीएस भी सपोज किया जा सकता है, लेकिन हमने एरिया को ए माना है, तो डीए। अब यह जो स्मॉल एरिया डीए है, इस इमेजिनरी सिलेंडर जो गॉसियन सरफेस है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में स्केच किया गया, तो इसके यह एरिया क्या है, एरिया डीए जो है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका सेक्शन जो है वर्टिकल है। तो कहने का मतलब है कि इस पर जो एरिया वेक्टर स्केच किया जाएगा, डीए वेक्टर, उसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो स्मॉल एरिया वेक्टर हो जाएगा डीए वेक्टर, इसे डीएस वेक्टर भी सपोज किया जा सकता है, वह इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में होगा। किस इंड पर, ए बी इंड पर, जो बैलेंस सिलेंडर, जो गॉसियन सरफेस और इमेजिनरी सिलेंडर, हाइपोथेटिकल सिलेंडर हमने सपोज किया है आभासी बेलन, उसके ए बी जो वृत्ताकार सिरा है, ए बी इंड, उस पर स्मॉल एरिया एक डीए सपोज किया। तो डीए जो का सेक्शन जो है वो क्या है, वर्टिकल है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। तो इस पर एरिया, इस पर जो नॉर्मल ड्रॉन किया जाएगा स्मॉल एरिया डीए पर, वह स्मॉल एरिया वेक्टर होगा, वह इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में होगा। एंड सीधी इंड के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, वह भी वही डायरेक्शन होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने एक्स डायरेक्शन में सपोज किया है, लेफ्ट टू राइट। तो सीधी इंड के लिए भी इस इमेजिनरी सिलेंडर के आभासी बेलन के दूसरा इंड, जो दूसरा वृत्तीय सिरा है सीडी, सेकेंड सर्कुलर इंड, तो उसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होगा, मतलब पॉजिटिव एक्सिस के लॉन्ग होगा। लेकिन यहाँ पर भी एक स्मॉल एरिया हम ले सकते हैं डीएस, इस इंड फेस पर भी, मतलब जो दूसरा इस इमेजिनरी सिलेंडर का दूसरा जो इंड है, सर्कुलर इंड सीडी, उसका भी एक स्मॉल एरिया डीए यहाँ सपोज किए, एरिया एलिमेंट डीए हो गया, क्योंकि टोटल एरिया तो हमने ई सपोज किया है, ईच ऑफ द इंड फेसेस का, प्रत्येक सिरे का, आभासी बेलन का, इमेजिनरी सिलेंडर का। तो इस अब यहाँ पर जो डीए वेक्टर होगा, स्मॉल एरिया, इसका भी सेक्शन क्या है, स्मॉल एरिया भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। इस स्मॉल एरिया डीए पर सीडी, मतलब इमेजिनरी सिलेंडर सीडी और गॉसियन सरफेस सीडी के लेफ्ट इंड सीडी पर लिया गया स्मॉल एरिया डीए पर ड्रॉन किया गया नॉर्मल, डाला गया जो अभिलंब होगा वह क्या होगा, डीए के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो दैट इज नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा। तो ये स्मॉल डीए वेक्टर हो गया, डीए वेक्टर सीडी इंड पर जो स्मॉल एरिया हमने इमेजिनरी सिलेंडर के सीडी इंड पर जो स्मॉल एरिया डीए सपोज किया, तो वह डीए, मतलब उस पर जो नॉर्मल ड्रॉन किया गया स्मॉल एरिया वेक्टर, वह किधर होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड सीडी इंड पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा। तो ई वेक्टर और डीए वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। जबकि जो लेफ्ट, जो कि राइट इंड है इस इमेजिनरी सिलेंडर का, गॉसियन सरफेस का ए बी, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, और स्मॉल डीए वेक्टर भी, जो स्मॉल एरिया ए बी इंड का, मतलब जो ए बी इंड है इमेजिनरी सिलेंडर का, आभासी बेलन का ए बी सिरा है, उसका एक स्मॉल एरिया, उसका टोटल एरिया इंड फेस का कितना है, ए है, कैपिटल ए है, तो उसका एक स्मॉल एरिया डीए सपोज कर लिया। तो डीए पर जो डीए का सेक्शन कैसा है, डीए चूंकि वर्टिकल प्लेन में है, तो इसलिए डीए पर नॉर्मल ड्रॉन करेंगे तो वह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, माने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा। तो यहाँ पर ए बी इंड पर, इमेजिनरी सिलेंडर के ए बी इंड पर ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड जो कि यूनिफॉर्म है एंड डीए वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री।
एंड जो पूरा लेंथ है, मतलब इस इमेजिनरी सिलेंडर का इंटायर लेंथ ए डी, जिसका लेंथ हमने सपोज किया है एल, तो यहाँ पर भी इस सरफेस पर कोई स्मॉल एरिया अगर हम डी ए सपोज करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो चूंकि एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो इस मतलब ए से डी तक कहीं पर भी जो स्मॉल एरिया कहीं लिया जाएगा कि ईच मतलब एवरी सेक्शन पर कहीं भी, तो उस पर जो नॉर्मल ड्रॉन किया जाएगा तो वह किधर होगा, वह वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, वह तो पॉजिटिव एक्सिस के लॉन्ग है। तो यहाँ पर ए से डी तक माने जो इंटायर जो सिलिंड्रिकल पोर्शन है इस इमेजिनरी सिलेंडर का या गॉसियन सरफेस का, तो उसके एडी माने वह पोर्शन एडी है, पार्ट एडी है, इंटायर लेंथ एडी कि किसी भी पॉइंट पर स्मॉल एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर फ्लक्स कितना हो जाएगा, इंटायर एडी पार्ट से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, वह क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है कितना होता है, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, और पूरा इंटायर सरफेस पर लेंगे ए से डी तक, इंटीग्रल ए टू डी ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर दैट इज ई डी ए कॉस 90, तो 0 हो जाएगा। तो नेट फ्लक्स हम मालूम करना है, जो इमेजिनरी सिलेंडर हमने सपोज किया जो गॉसियन सरफेस के रूप में, गॉसियन सरफेस के रूप में बिहेव करेगा, यही यह इमेजिनरी सिलेंडर है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ए, कैपिटल ए, इमेजिनरी सिलेंडर और गॉसियन सरफेस इसे कहा जाता है। इससे टोटल फ्लक्स हम मालूम कर लें, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स राइट डाउन, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स थ्रू द इंटायर imaginary cylinder that is Gaussian surface ABCD inside the uniform electric field, imaginary और hypothetical imaginary cylinder, काल्पनिक बेलन जिसे गॉसियन पृष्ठ भी कहा जाता है, ABCD of length L, small length inside the electric field is phi, net electric flux phi is equal to phi AB इंड से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, AB इंड से मतलब इमेजिनरी सिलेंडर के AB इंड और गॉसियन सरफेस के AB इंड से लिंक्ड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है पास करने वाला फ्लक्स फाई AB प्लस जो सिलिंड्रिकल सरफेस है AD इंटायर लेंथ जो L है उससे पास करने वाला फ्लक्स जो कि 0 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा किसी भी जगह पर वह 90 होगा। डायग्राम में रिप्रेजेंट भी किया गया है IAT प्लस फिर दूसरा इंड है मतलब इमेजिनरी सिलेंडर का और गॉसियन सरफेस का CD जो लेफ्ट इंड है उससे फ्लक्स फाई CD। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला यूज करके फाई AB इंड से गॉसियन सरफेस के AB इंड से पास करने वाला फ्लक्स इंटीग्रल ओवर A टू B, A से B तक है पर इंटायर जो सरफेस है इंड फेस AB A टू B E वेक्टर डॉट DS वेक्टर, E वेक्टर डॉट E DA वेक्टर और DS वेक्टर। यहाँ तो एरिया हमने A लिया है ईच इन फेस का और स्मॉल एरिया उसका DA सपोज किया है। अगर एरिया S ले लेते तो स्मॉल एरिया DS होता, स्मॉल एरिया वेक्टर DS वेक्टर हो जाता। तो E इंटू DA AB पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड DA वेक्टर स्मॉल एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो E इंटू DA इंटू कॉस 0 थीटा इक्वल टू 0। अब फाई AD मतलब जो सिलिंड्रिकल पोर्शन है इसका इमेजिनरी सिलेंडर का और गॉसियन सरफेस का उससे फ्लक्स कितना हो जाएगा A से D तक इंटीग्रल A टू D, लिमिट दे दे A टू D एंड E वेक्टर फ्लक्स कितना हो गया E DA cos E वेक्टर मतलब AB जो AD जो इंटायर लेंथ है इमेजिनरी सिलेंडर का उसके किसी भी पोर्शन पर जो स्मॉल एरिया DA पर जो नॉर्मल ड्रॉन करेंगे, क्योंकि यह इसका जो स्मॉल एरिया होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा, तो उस पर जो नॉर्मल ड्रॉन करेंगे वो वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो DA वेक्टर हो गया। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो किधर है, पॉजिटिव एक्सिस के लॉन्ग हमने सपोज किया है। सो फ्लक्स थ्रू द इंटायर लेंथ AD
of the cylinder, imaginary cylinder or Gaussian surface is integral a to d e into dA into cos 90. इलेक्ट्रिक फील्ड एंड स्मॉल एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री प्लस बच गया फाई सी डी, उसे एक्सप्रेस करना फाई सी डी प्लस थ्रो द लेफ्ट एंड सी डी ऑफ द गॉसियन सरफेस और इमेजिनरी सिलेंडर। आभासी बेलन के सीधी सीधा जो कि बाईं ओर है उससे निर्गत होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज इंटीग्रल सी टू डी ई इंटू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो यहाँ पर ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है पॉजिटिव एक्सिस के लॉन्ग, लेकिन स्मॉल एरिया वेक्टर किधर है उसका डायरेक्शन किधर है निगेटिव एक्सिस के लॉन्ग है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा ई वेक्टर एंड डी ए वेक्टर पर सीडी एंड पर इमेजिनरी सिलेंडर के सीडी एंड लेफ्ट एंड पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड स्मॉल एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा 180। सो ई इंटू डी ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर दैट इज मॉड ऑफ ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर दैट इज ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो सेकंड टर्म तो फाई एडी जो होगा ए टू इंटीग्रल ए टू डी ई डी ए कॉस 90 जीरो होने से ये जीरो हो जाएगा, कॉस 0 1 होगा फर्स्ट टर्म में एंड कॉस 180 माइनस 1 होगा सेकंड टर्म में। तो ये क्या होगा कॉस 0 1 कॉस 180 माइनस 1 एक दूसरे को क्या कर देगा कैंसिल कर देगा, ये माइनस आगे आ जाएगा ये जीरो हो जाएगा एंड यहाँ पर हो जाएगा ई डी ए इंटीग्रल डी ए इक्वल टू कितना होगा ए हो जाएगा। टोटल इंड फेस का एरिया कितना माना है प्रत्येक आभास इमेजिनरी सिलेंडर के गॉसियन सरफेस के प्रत्येक इंड फेस का प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल हम कितना माना है एरिया कैपिटल ए माना है, स्मॉल एरिया डी ए है। तो ऐसा वैसा पूरे ए से बी तक जो है पूरे मतलब ए से बी तक जो इंटायर मतलब पूरे इंड फेस में मतलब पूरे सिरे पर जो स्मॉल एरियाज का सम होगा वह टोटल एरिया ए के बराबर होगा। तो इंटीग्रल डी ए इक्वल टू ए, तो फर्स्ट टर्म में कितना हो जाएगा ए टू बी इंटीग्रल, अब मैं ऊपर लिखता हूं क्वेश्चन को इरेज कर दिया है, हो सकता है नीचे देखने में कठिनाई हो डिफिकल्टी हो या कट जाए, तो इसलिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया देयरफॉर फाई ई इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है तो ये इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा ए टू बी इंटीग्रल डी ए कॉस 0 इक्वल टू 1 प्लस सेकेंड टर्म में ई डी ए कॉस 90 जीरो, तो पूरा टर्म सेकेंड टर्म जीरो हो जाएगा। मतलब ए डी जो पोर्शन है पार्ट है जो पूरा लेंथ है जो कि इमेजिनरी सिलेंडर गॉसियन सरफेस का लेंथ है इंटायर लेंथ, उससे प्लस कितना होगा कोई प्लस पास नहीं करेगा जीरो एंड प्लस कॉस 180 माइनस 1 तो बाहर कर लें ये माइनस प्लस माइनस माइनस और इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन सिंबल से सी टू डी इंटू डी ए इंटीग्रल डी ए कितना हो जाएगा कैपिटल ए टोटल एरिया, डी ए तो स्मॉल एरिया है तो जितने भी स्मॉल एरियाज होंगे सीडी इंड में सभी का सम टोटल एरिया हो जाएगा इंटरफेस सीडी का जो कि ये हमने सपोज किया है। तो ई कैपिटल ई तो यूनिफॉर्म है तो इंटीग्रेशन से बाहर किया और डी ए इंटीग्रल डी ए टू बी इज इक्वल टू कैपिटल ए बी इंड पर जो टोटल एरिया होगा सभी स्मॉल एरियाज का सम हो जाएगा तो वह कैपिटल ए प्लस सेकेंड टर्म तो जीरो ही है और जीरो है तो उसको छोड़ ही दें तो माइनस ई कैपिटल ई एंड इंटीग्रल सी टू डी डी ए इक्वल टू फिर से ए कैपिटल ए टोटल एरिया ए हो जाएगा स्मॉल एरिया डी ए पर सम सी से डी तक मतलब इन सी डी पर माने इन सी डी के प्रत्येक स्मॉल एरियाज का माने ऑल जितने भी स्मॉल एरियाज होंगे उनका सम कितना हो जाएगा टोटल एरिया कैपिटल ए के बराबर हो गया। तो प्लस ये माइनस ये सेकेंड वाला तो बीच वाला तो जीरो ही है इक्वल टू जीरो, तो टोटल प्लस कितना हो गया जीरो। लेकिन टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हमें प्रूव नहीं करना है, हमें प्रूव करना है कि नेट चार्ज जीरो होगा। तो इसमें अब गॉसेस लॉ अप्लाई करना होगा। नेट फ्लक्स तो जीरो आ गया, गॉसियन सरफेस और इमेजिनरी सिलेंडर आभासी बैलेंस एबीसीडी से पास करने वाला जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लाइन करता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने रिप्रेजेंट किया ही है पहले, बराबर बराबर दूरी पर स्थित बराबर बराबर दूरियों पर स्थित समानांतर रेखाओं के द्वारा इक्वी डिस्टेंस पैरेलल लाइंस के द्वारा हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया। एंड इसमें चूंकि यह शो करना है कि नेट चार्ज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जीरो होगा तो उसके लिए हमने एक गॉसियन सरफेस जो कि एक इमेजिनरी सिलेंडर है एबीसीडी उसको सपोज किया और उससे जो फ्लक्स टोटल फ्लक्स जो इमर्ज होगा पास करेगा वह कितना हो गया जीरो हो गया। तो यूजिंग
using Gauss's law, using Gauss's law, net flux passing through the गॉसियन सरफेस और इमेजिनरी सिलेंडर, आभासी बेलन या गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा? सिंबल तो वही है, फाई इक्वल टू नेट चार्ज सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर फाई कितना आ गया? यहाँ पर इक्वेशन 1 सपोज किया जाए नेट फ्लक्स फार्मूला का यूज करके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला यूज करके हमने इमेजिनरी सिलेंडर और गॉसियन सरफेस एबीसीडी से होकर जो टोटल फ्लक्स ऑब्टेन किया फाई बराबर 0, इसको इक्वेशन 1 मान पुट कर लें। एंड यूजिंग गॉसियस लॉ फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू इनटू एप्सिलॉन नॉट, देयरफॉर टोटल चार्ज नेट चार्ज सिग्मा क्यू क्या है? वेयर सिग्मा क्यू इज द नेट चार्ज इंक्लूड बाय द गॉसियन सरफेस और इमेजिनरी सिलेंडर। सिग्मा क्यू क्या है? आभासी बेलन या गॉसियन पृष्ठ एबीसीडी के अंदर उपस्थित कुल आवेश, जिसको 0 साबित करना है, वह 0 आएगा भी। तो सिग्मा क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन 0, एंड फाई कितना हमने ऑब्टेन किया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला से का यूज करते हुए इमेजिनरी सिलेंडर से और गॉसियन सरफेस एबीसीडी से कितना? फाई इक्वल टू 0। तो फाई का वैल्यू 0 पुट कर दिया जाए, मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन 0, दैट इज 0। प्रूव्ड। सिग्मा क्यू क्या है? नेट चार्ज present inside the Gaussian surface is 0, that is no net charge present inside the Gaussian surface in uniform electric field। तो यह साबित हो गया कि समरूप विद्युत क्षेत्र में समरूप विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो उस रीजन में नेट चार्ज सिग्मा क्यू प्रेजेंट नहीं होगा, माने कोई नेट चार्ज नहीं होगा। दैट इज सिग्मा क्यू मींस 0, सिग्मा क्यू इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब क्या है? नेट चार्ज इक्वल टू 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है, फाई इक्वल टू 0 गॉसियन सरफेस से होगा, देयरफॉर नेट चार्ज जो होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में वह क्या होगा? नो नेट चार्ज, दैट इज नेट चार्ज इज 0। तो ये अप्रूव हो गया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 और प्रॉब्लम 3 का हमने जो क्वेश्चन था उसे प्रूव किया। Problem 4, the electric field in a region is given by capital E vector equals to E naught x upon L I cap. Find the charge contained inside a cubical volume bounded by the surfaces x is equal to 0, to x is equal to a, y is equal to 0, y is equal to a, z is equal to 0 and z is equal to a. Take E naught, that is E0 is equal to 5 into 10 to power 3 Newton per Coulomb, L equals to 2 cm and a small a equals to 1 cm. A small a is equal to the side of the cubical volume or cube. Now we have to solve it. अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए एक क्यूबिकल वॉल्यूम, जो कि इस प्रॉब्लम में एक्सरसाइजेज प्रॉब्लम 4 में मेंशन किया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रीजन में, किसी क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई वेक्टर इक्वल टू ई नॉट एक्स अपॉन एल आई कैप द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। तो उस क्यूबिकल वॉल्यूम या क्यूब के अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट होगा, जिसके सरफेसेस x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू a, y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू a, z इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू a के द्वारा बाउंड किए जाते हैं जिस क्यूब के क्यूबिकल वॉल्यूम के सरफेसेस। एंड ई नॉट का वैल्यू 5 इंटू 10 टू पावर 3 न्यूटन पर कूलम है, एंड l इक्वल टू 2 cm एंड स्मॉल a इज इक्वल टू 1 cm। एक डायग्राम स्केच कर लिया जाए, मतलब क्यूबिकल वॉल्यूम को स्केच कर लिया जाए। तो एक क्यूब हम स्केच करें पहले। क्यूब के इस साइड का लेंथ सेम होता है, यहाँ पर स्मॉल ए जो 1 सेंटीमीटर है वह क्यूब के इस साइड का लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर क्यूब और क्यूबिकल वॉल्यूम को स्केच किया जाता है।
और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अपवर्ड डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल राइट डायरेक्शन में, एंड जेड एक्सिस एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है क्यूब। एंड तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई एंड जेड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन वो ट्रीट किया जाए तो यहाँ पर जो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होगा 0 0 0 होगा। एक्स डायरेक्शन में यह लेंथ कितना है, ए है, ए से मतलब एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा इस पॉइंट का वह A0 हो जाएगा, जो कि प्रॉब्लम में दिया हुआ है। दैट इज ओरिजिन ओ से लेंथ यहाँ तक का यह साइड जो होगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग उसका लेंथ कितना होगा, ये होगा। और क्यूब के तो इस साइड का लेंथ यही होता है। एंड वाई एक्सिस के लिए लॉन्ग जो दिया है, जो क्यूब जिसके द्वारा फॉर्म हुआ है, वह लिमिट क्या है, y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू a। तो y इक्वल टू 0 तो यहाँ होगा, ओरिजिन पर होगा, एंड y इक्वल टू a यहाँ पर होगा। फिर y एक्सिस लिया गया है वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में, y इक्वल टू a इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। y इक्वल टू a यहाँ पर है वह 0 स्मॉल a एंड जेड कोऑर्डिनेट y एक्सिस के लॉन्ग 0। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा यहाँ, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा A0 0, y कोऑर्डिनेट 0, z कोऑर्डिनेट 0, x एक्सिस के लॉन्ग तो A0 0 एंड y एक्सिस के लॉन्ग इस पॉइंट का ये डिस्टेंस भी a ही के इक्वल होगा। y इक्वल टू a है, y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू a। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा y इक्वल टू a डिस्टेंस पर y एक्सिस के लॉन्ग वह कितना होगा 0, y के लॉन्ग तो डिस्टेंस a है, z के लॉन्ग डिस्टेंस 0 हो जाएगा। एंड फिर यह जो पॉइंट है यहाँ पर जेड एक्सिस के लॉन्ग यह भी कितना है, ए डिस्टेंस पर ही है। इसका कोऑर्डिनेट कितना है, जो लिमिट है वो क्या है, जेड इक्वल टू 0 एंड जेड इक्वल टू ए। सो जेड इक्वल टू ए ऑरिजिन पर तो कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0 0 0 ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट। एंड यहाँ पर जेड एक्सिस के लॉन्ग ए डिस्टेंस पर जो कोऑर्डिनेट होगा 0 0 ए, जेड कोऑर्डिनेट केवल ए होगा, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट जेड एक्सिस के लॉन्ग 0 होगा। अभी ढंग से क्यूब का फॉर्मेशन हो गया। अब इसका नाम ऑरिजिन हमने वो ट्रीट किया है, यहाँ पर डिस्टेंस कितना है एक्स वाई एंड जेड, ऑल डिस्टेंसेस जो है इस ऑरिजिन पर कितना है 0 है। तो अब क्यूबिकल वॉल्यूम और क्यूब में 6 फेसेस होते हैं। तो सबसे नीचे वाला फेस जो बॉटम फेस है, जो बॉटम है इसका वह सभी है। और ईच फेसेस, ईच ऑफ द फेसेस क्या है, क्योंकि ईच ऑफ द फेसेस स्क्वायर वर्ग हैं। तो ये फर्स्ट फेस बॉटम वाला सपोज कर लिया जाए 1, सेकेंड फेस इसका जस्ट अपोजिट माने टॉप वाला जो फेस है अपर मोस्ट फेस, अपर मोस्ट फेस को जो बॉटम का फेस 1 हो गया, अपर मोस्ट फेस टॉप वाला फेस 2 हो गया, लेफ्ट साइड वाला जो फेस है 3 हो गया, राइट साइड वाला जो फेस है 4 हो गया, एंड जो बैक फेस है इसका क्यूब का ये वाला बैक फेस इसको 5th फेस मान लिया जाए। एंड जो फ्रंट फेस है, यह जो फेस है फ्रंट फेस, इस फेस को 6 मान लिया जाए। अब और 6 फेसेस से फ्लक्स हमें मालूम कर लेंगे। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, आई कैप दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आई कैप का मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। ई वेक्टर जो है वह एक्स एक्सिस के लॉन्ग दिया गया है, जिसका वैल्यू भी है ई नॉट एक्स अपॉन एल आई कैप। इसका मतलब है ई वेक्टर एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, आई कैप यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के लॉन्ग होता है इसके कारण। तो और 6 फेसेस में इसका नाम भी हम दे सकते हैं। वो जैसे यहाँ पर वो है नाम, यहाँ पर दे दिया जाए y इक्वल टू ए पर ओ ए, इधर दे दिया जाए b, इधर c, यहाँ पर 0 0 a है जेड एक्सिस के लॉन्ग ओ ए बी सी, और यहाँ नाम दे दिया जाए यहाँ से c तक हो गया d e f एंड g। फोर्थ फेस का नाम हो गया d e f g। एंड थर्ड फेस का नाम हो गया जिसके जस्ट अपोजिट लेफ्ट फेस का, वह है नाम क्या है ओ ए बी सी। एंड जो बॉटम फेस है इस क्यूब का उसका नाम ओ सी डी जी। एंड जो अपर मोस्ट फेस है टॉप वाला फेस उसका नाम हो गया ए बी ई एफ। एंड जो बैक फेस है इस क्यूब का उसका नाम हो गया ओ ए एफ जी। एंड जो फ्रंट फेस है इस क्यूब का उसका नाम हो गया सी, उसका नाम हो गया
BEDC, BEDC फ्रंट फेस, जिसको फेस नंबर 6 लिखा, बैक फेस OAFG, जिसे फेस नंबर 5 लिखा, लेफ्ट फेस 3 है, राइट फेस 4 है, बॉटम फेस 1, उसका नाम दे उसे नेम्ड किया OCDG, एंड टॉप फेस जो अपर मोस्ट फेस है क्यूब का, उसका नाम उसे नेम्ड किया AFEB। तो इसमें आउट ऑफ 6 फेसेस ऑफ द क्यूबिकल वॉल्यूम और क्यूब, ईच ऑफ द फेसेस आर स्क्वायर। किसी घन में कितने फेसेस होते हैं? क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, एंड प्रत्येक जो फेस होता है, प्रत्येक जो सरफेस होता है, फेस कहें या सरफेस कहें, वह स्क्वायर होता है। एंड ईच फेस का मतलब ईच फेस के ईच सरफेस के और ईच फेस के मतलब क्यूब के ईच साइड का लेंथ क्या होता है? सेम होता है। ईच फेस का एरिया क्या हो जाएगा? L स्क्वायर, साइड स्क्वायर, दैट इज, यहाँ साइड कितना है? प्रत्येक A के बराबर है, y एक्सिस के लॉन्ग, यह A है तो यह भी A होगा, सभी तो A के इक्वल है, सभी A के इक्वल है। तो ईच out of 6 faces, that is a square of the cube, area of each face is A square, side square, that is a small a square। क्योंकि प्रत्येक का कोऑर्डिनेट दिया है A0 0 0 A0, माने 0 to y equal to 0 to y equal to A, and z equal to 0 to z equal to A, that is C पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा A ओरिजिन से A डिस्टेंस पर 0 0 A z एक्सिस के लॉन्ग। तो इसमें से केवल जो फेस 3 है क्यूब का, फेस और सरफेस 3 एंड सरफेस 4 वही इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, एंड रिमेनिंग ऑल फेसेस दैट इज 1 2 5 एंड 6 आर पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब फेसेस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा तो एरिया वेक्टर जो पैरेलल फेसेस है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो उसके लिए एरिया वेक्टर क्या होगा? उस फेस के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा, फेस नंबर 1, फेस नंबर 2, फेस नंबर 5 जो बैक फेस है, एंड फेस नंबर 6 जो फ्रंट फेस है, सभी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा? 0 होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स उससे मतलब ऑल 4 फेसेस, फेस 1, फेस 2, फेस 5 एंड फेस 6 से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स केवल एग्जिस्ट करेगा किससे? फेस 3 से एंड फेस 4 से। अब फेस 3 से भी 0 हो जाएगा, क्योंकि फेस 3 जो है ऑरिजिन पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया गया है E0x/L into I कैप। x इक्वल टू 0 है, तो फेस 3 से भी प्लस 0 हो जाएगा। तो केवल फ्लक्स केवल क्यूबिकल वॉल्यूम और क्यूब का फेस 4 से ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड होगा, पास करेगा, एंड वही नेट फ्लक्स भी हो जाएगा, क्योंकि बाकी सभी तो 0 हो जाएगा। तो नेट फ्लक्स थ्रू द ऑल 4 सरफेसेस, मतलब कौन? 1 2 5 एंड 6, दैट इज phi 1 इक्वल्स टू phi 2 इक्वल्स टू phi 5 फिफ्थ फेस है जो कि बैक फेस है, एंड phi 6 जो फ्रंट फेस है क्यूब का। सभी के लिए फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि E वेक्टर डॉट A वेक्टर होता है और इंटीग्रल E वेक्टर डॉट DA वेक्टर। तो उस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, एंड ऑल जो फर्स्ट फेस, बॉटम फेस, अपर मोस्ट फेस, एंड बैक फेस, फिफ्थ फेस, एंड फ्रंट फेस 6 and फेस नंबर 6 all are parallel to the electric field. So area vector for all these 4 faces will be perpendicular to the electric field. So electric field will equal to 0, that is E vector dot A vector EA cos 90, and that is equal to 0 since angle जो है थीटा between E vector and A vector is equal to 90 degree. Therefore flux through phi 1 माने फर्स्ट फेस, बॉटम फेस, अपर मोस्ट फेस, टॉप फेस, बैक फेस, फिफ्थ फेस, एंड सिक्स्थ फेस, फ्रंट फेस, ऑल इज इक्वल टू 0 सिंस E डॉट A इंटू टोटल फ्लक्स कितना होगा? E इंटू इन सभी फेसेस से E इंटू A इंटू cos 90। A एरिया है इस फेस का, सरफेस एरिया A, तो थीटा 90 है, इसलिए cos 90 इज इक्वल टू 0, दैट इज फ्लक्स 0 हो गया। ऑल 4 फेसेस से फ्लक्स 0 हो गया। अब फेस नंबर 3 से फ्लक्स मालूम कर दिया जाए, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू फेस 3, दैट इज फेस 3 कौन है? अपोजिट फेस, अपोजिट लेफ्ट फेस ऑफ द
क्यूबिकल वॉल्यूम और क्यूब, जो कि यह क्यूब कैसा, क्यूबिकल वॉल्यूम और क्यूब कैसा कैसा बिहेव करेगा, गॉसियन सरफेस के द्वारा। तो इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज होगा, प्रेजेंट होगा, उसे मालूम करना है, चार्ज मालूम करना है। तो पहले फ्लक्स मालूम कर लेंगे, उसके बाद गॉसेस लॉ यूज करके फ्लक्स चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द क्यूब वी विल ऑब्टेन, हम लोग मालूम कर लेंगे। तो लेफ्ट फेस से कितना फ्लक्स होगा, फाई 3, लेफ्ट फेस का नाम क्या है, ओ ए बी सी, दैट इज फाई 3 इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, दैट इज ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वह तो किधर है, पॉजिटिव एक्सेस के लॉन्ग है, एंड इस फेस के लिए, लेफ्ट फेस के लिए जो एरिया वेक्टर होगा वो किधर होगा, वह निगेटिव एक्सेस के लॉन्ग होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। सो ई का मॉड ऑफ ई इंटू मॉड ऑफ ए इंटू कॉस 180 डिग्री। फेस नंबर 3 दैट इज लेफ्ट फेस, क्यूब के लेफ्ट फेस से, घन के बाएं पृष्ठ से पास होने वाला, निर्गत होने वाला फ्लक्स फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, दैट इज ई ए इंटू कॉस 180। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो फर्स्ट फेस के लिए जो राइट फेस है और लेफ्ट फेस है, दोनों के लिए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक डायरेक्शन में ही है, लेकिन एरिया वेक्टर जो होगा लेफ्ट फेस के लिए, उस एरिया के सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर, जो लेफ्ट फेस है उसके परपेंडिकुलर, मतलब लेफ्ट साइड में होगा, मतलब निगेटिव डायरेक्शन में होगा। इसलिए एंगल होगा ई वेक्टर और एरिया वेक्टर के लिए, लेफ्ट फेस, क्यूब के लेफ्ट फेस के लिए, थर्ड फेस के लिए ये cos 180 माइनस 1, और ई का वैल्यू दिया है ई नॉट इंटू एक्स अपॉन एल इंटू आई। तो चूंकि जो थर्ड जो फेस है वह कहाँ है, ऑरिजिन पर, एक्स इक्वल टू 0 पर लाई करता है, तो इसका वैल्यू क्या है, 0 है। तो ई इक्वल टू ई 0 एक्स का वैल्यू यहाँ 0 पुट कर देंगे, इंटू आई कैप अपॉन एल इंटू ए cos 180 माइनस 1, तो अब तो 0 हो गया, एक्स का वैल्यू 0 है, लेफ्ट फेस लाई करता है ऑरिजिन पर, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो फाई 3 0 हो जाएगा। फाई 3 जो लेफ्ट फेस है उससे फ्लक्स तो हो सकता था, लेकिन वह फ्लक्स भी 0 हो गया, क्योंकि एक्स इक्वल टू 0 है। क्योंकि फेस नंबर 3 और फेस नंबर 4 ही इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों फेसेस के लिए, लेफ्ट फेस और राइट फेसेस के लिए जो एरिया वेक्टर होगा वह क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट होगा थर्ड फेस के लिए एंड फोर्थ फेस के लिए जो राइट फेस है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वह क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में होगा। तो फोर्थ फेस के लिए एरिया जो वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन भी हम दिखा देते हैं, वह अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि फोर्थ फेस जो है राइट फेस क्यूब का वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, एंड माने फेस एरिया परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के, इसलिए देयरफॉर एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द फेस एरिया। तो फेस एरिया चूंकि परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो इस एरिया के, फेस एरिया के जो नॉर्मल ड्रॉन करेंगे वह पॉजिटिव एक्सेस के लॉन्ग होगा, इसलिए फ्लक्स एग्जिस्ट करेगा, फ्लक्स जो है पास करेगा फोर्थ फेस से, थर्ड फेस से भी फ्लक्स होगा, लेकिन एक्स का वैल्यू 0 है, तो इसलिए 0 हो गया। तो फाई 3 इक्वल टू 0। अब जो फोर्थ फेस है उससे फ्लक्स कितना होगा, फाई 4 जो राइट फेस है क्यूब का उससे फ्लक्स हो जाएगा, उसे नेम्ड भी किया है DEFG, तो उससे फ्लक्स कितना होगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर की जगह ए वेक्टर ले लेते हैं लार्ज एरिया के लिए, स्मॉल एरिया के लिए तो ए वेक्टर यूज किया जाता है, नहीं तो इंटीग्रेशन के द्वारा भी, इसके प्रीवियस प्रॉब्लम में भी देखें। तो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू ई ए इंटू कॉस, फोर्थ फेस के लिए ई वेक्टर और ए वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, तो cos 0 तो 1 होता है। ई का वैल्यू पुट कर दें, तो ई का वैल्यू कितना है, ई नॉट एक्स अपॉन एल। अब एक्स के लिए कितना होगा, इस फेस का डिस्टेंस कितना होगा ऑरिजिन से, ओ से, ऑरिजिन पर तो थर्ड फेस है, तो थर्ड फेस से इसका डिस्टेंस या ऑरिजिन से इस फेस का डिस्टेंस कितना होगा फोर्थ फेस का, A00, एक्स इक्वल टू ए है और उसका कोऑर्डिनेट हो गया उस पॉइंट का A00, चूंकि y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट x से 0 होता है, तो e के जगह ई नॉट एक्स के जगह a पुट कर देंगे, x इक्वल टू स्मॉल a अपॉन l है प्रॉब्लम में, इंटू एरिया कितना होगा, फेस एरिया कितना हो जाएगा राइट फेस का, इस साइड कितने के इक्वल है, a के इक्वल है, तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर, कितना हो जाएगा, सभी a है तो a स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया a स्क्वायर, तो इंटू a की जगह एरिया की जगह a स्क्वायर, फेस एरिया नंबर, जो फेस एरिया है, फेस एरिया ऑफ द फोर्थ फेस, मतलब राइट फेस ऑफ द क्यूब विच इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज
ए स्क्वायर, एंड कैपिटल ई की जगह ई नॉट एक्स अपॉन एल इंटू आई कैप, तो वहां हमने लिखा है ई का मॉड है तो ई जीरो, ई का मॉड है कितना, ई वेक्टर का मॉड ए वेक्टर का मॉड कॉस जीरो, तो ई का मॉड होगा आई, आई कैप का मॉड कितना होता है 1 होता है यूनिट वेक्टर का मॉड, देयरफॉर ई नॉट एक्स अपॉन एल बचेगा, तो एक्स की जगह कितना है, एक्स की जगह ए हो गया, एंड एरिया की जगह फेस एरिया जो हो गया राइट फेस का नंबर 4 का वह ए स्क्वायर, साइड स्क्वायर स्मॉल ए स्क्वायर, तो 5 4 कितना हो गया, अब ऊपर इरेज करके मैं लिखता हूं, क्वेश्चन को मिटा देता हूं, तो फोर्थ फेस क्यूब का जो राइट फेस है उससे प्लस 5 4 हम निकाल रहे थे, उसका वैल्यू देयरफॉर 5 4 इक्वल्स टू ई नॉट का वैल्यू पुट कर देंगे मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर इंटू ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब हो गया अपॉन एल, ई नॉट का भी वैल्यू दिया हुआ है प्रॉब्लम में, ई नॉट का वैल्यू कितना है 5 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम, एंड एरिया है स्मॉल ए कितना है 1 सेंटीमीटर, एल है 2 सेंटीमीटर, तो ई का वैल्यू ई नॉट का वैल्यू रखते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन ए का वैल्यू कितना हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज 1 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर में हो गया, 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर, दैट इज 1 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर का पावर 3 हो गया, ए क्यू है इसलिए, एंड एल का वैल्यू कितना हो गया, एल का वैल्यू हो गया 2 सेंटीमीटर, दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर -2, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 अपॉन 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -2, 2 सेंटीमीटर इज 2 अपॉन 100 मीटर, दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। तो अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए, तो 5/2 यह हो गया 5/2 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर +3 है, और -2 का पावर 3 है, दैट इज 10 टू पावर -6, 10 टू पावर -6 एंड +3, तो 10 टू पावर -3 बचेगा अपॉन डिनोमिनेटर में 10 टू द पावर -2, 10 टू पावर -2 से 10 टू पावर -3 का -2 पावर कैंसिल हो गया, 10 टू पावर -1 बचा, तो 5/2 2.5 इंटू 10 टू द पावर -1 यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, और न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट 5 4 हो गया, मतलब राइट फेस से, अब डायग्राम मैंने मिटा दिया है, इरेज कर दिया है, तो उस फेस से पास करने वाला फ्लक्स, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द इंटायर क्यूब कितना हो जाएगा, क्योंकि 5 1 5 2 5 5 5 6 0 हो गया, एंड 5 3 भी 0 हो गया था क्योंकि एक्स इक्वल टू 0 था, तो टोटल फ्लक्स केवल 5 4 ही बचेगा, मतलब राइट फेस से ही, जो राइट परपेंडिकुलर फेस है इलेक्ट्रिक फील्ड के उसी से ही फ्लक्स होगा, तो सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द cubical volume or cube is therefore total electric flux through the cube और cubical volume और गॉसियन सरफेस, जो चार्ज इंक्लोज करेगा वो चार्ज ही मालूम करना है, क्यूब कहें या गॉसियन सरफेस कहें एक ही बात है, इज फाई नेट फ्लक्स इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, थर्ड फेज से पास होने वाला फ्लक्स, φ3 फोर्थ फेज से φ4, फिफ्थ फेज बैक फेज है φ5 प्लस फ्रंट फेज आगे का फेज, और इस फेज क्या है स्क्वायर है, तो टोटल फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब और गॉसियन सरफेस इज φ इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φ4 प्लस φ5 प्लस φ6, जिसमें कि φ1 भी 0 था, φ2 भी 0 था, φ3 भी 0 हो गया था, एंड φ4 मालूम है हमें, अभी निकालें 2.5 इंटू 10 टू द पावर -1 5/2 इंटू 10 टू पावर -1, सिंप्लीफिकेशन के बाद 5 5 प्लस
फिफ्थ फेस से, जो बैक फेस था उससे प्लस 0, फ्रंट फेस सिक्स फेस है उससे भी प्लस 0, केवल 5 4 एग्जिस्ट कर रहा है। देयरफॉर टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब और गॉसियन सरफेस हमें मालूम हो गया, वी हैव ऑब्टेन्ड इट, phi equal to 2.5 into 10 to the power minus 1. Therefore, phi E is equal to total flux 2.5 into 10 to the power minus 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम। लेकिन हमें मालूम क्या करना है, टोटल चार्ज इंक्लूड इनसाइड द क्यूब और गॉसियन सरफेस। फ्लक्स मालूम नहीं करना है, टोटल फ्लक्स तो मालूम, केवल टोटल फ्लक्स हमें मालूम नहीं करना, हमें चार्ज मालूम करना है प्रॉब्लम में। लेकिन टोटल फ्लक्स मालूम, बिना मालूम किए हुए चार्ज इनसाइड, चार्ज इंक्लूड इनसाइड द क्यूब मालूम नहीं हो पाएगा, इससे टोटल फ्लक्स तो मालूम करना ही था। और लेकिन हमें फाइनली मालूम क्या करना है, चार्ज कंटेंट इनसाइड द क्यूब, क्यूब के अंदर कितना चार्ज होगा या गॉसियन पृष्ठ के अंदर कितना चार्ज होगा गॉसियन सरफेस के, वह मालूम करना है। तो अब गॉस का प्रमेय यूटिलाइज करेंगे, यूजिंग गॉसेस लॉ, यूजिंग गॉसेस लॉ। टोटल फ्लक्स कितना होता है किसी क्लोज सरफेस से, उसके अंदर जो नेट चार्ज होता है उसका 1/ε0 होता है। तो चार्ज प्रेजेंट और नेट चार्ज प्रेजेंट Q/ε0। देयरफॉर चार्ज मालूम करना है इनसाइड द, प्रेजेंट इनसाइड द क्यूब, Q is equal to phi E net electric flux multiplied by total electric flux multiplied by ε0, and net electric flux phi का वैल्यू आ गया 2.5 into 10 to power minus 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हमने ऑब्टेन किया है। 2.5 into 10 to the power minus 1 मल्टीप्लाइड बाई, अब ε0 का वैल्यू 8.85 into 10 to the power minus 12। अब 8.85 में 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, वही रिजल्ट होगा, मतलब वही चार्ज का वैल्यू होगा। तो 8.85 मल्टीप्लाइड बाई 2.5, 5 5 25 रिमाइंडर 2, 8 5 जा 40 प्लस 2 42 रिमाइंडर 4, 8 5 जा 40 प्लस 4 44, 5 2 जा 10 रिमाइंडर 1, 8 2 जा 16 प्लस 1 17 रिमाइंडर 1, 8 2 जा 16 प्लस 1 17, ऐड कर दिया जाए 5 2 7 प्लस 4 11 रिमाइंडर 1, 7 प्लस 4 11 प्लस 1 12 रिमाइंडर 1 1 प्लस 1 2, 3 प्लेस पर डिसमल है तो 22.125। तो 8.85 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 हमने कितना ऑब्टेन किया, 22.125। तो वी कैन राइट इट, दैट इज 22.125 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power minus 1 into 10 to the power minus 12। तो माइनस 12 माइनस 1 माइनस 13 हो गया, तो हम माइनस 12 रहने देते हैं और माइनस 1 को यहाँ पर, मतलब माइनस 1 का मतलब 10 to the power minus 1 का मतलब 22.125 into 10 to the power minus 1 का मीनिंग हो गया 22.125 by 10, दैट इज 2.2125। तो राउंड ऑफ करके केवल डिसमल के एक प्लेस तक हम 2.2 इंटू, तो यहाँ पर 10 to the power minus 1 इंटू 10 to the power minus 12। अब यहाँ पर हो गया कितना, phi is equal to 22.125 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power minus 1, दैट इज 10 से डिवाइड हो जाएगा 10 to the power minus 1 डिनोमिनेटर में आकर, दैट इज 2.2125 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power minus 12 कूलॉम, एंड 10 to the power minus 12 कूलॉम का जो स्मॉलर यूनिट होता है पिको, 1 पिको 10 to the power minus 12 होता है। तो देयरफॉर आंसर फाइनल हमारा हो गया। अब राउंड ऑफ करते हैं डिसमल के, 2.2125 into 10 to the power minus 12 इज 2.2 into 10 to the power minus 12 कूलॉम, और यही फाइनल आंसर होगा। सो फाइनल आंसर हम ऊपर लिख देते हैं, नीचे अब जगह नहीं है, कट सकता है, दिखाई नहीं दे सकता है लोगों को, तो असुविधा होगी। इसे देखते हुए मैं फाइनल रिजल्ट, ये चार्ज है क्यू का वैल्यू, और देयरफॉर टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द क्यूब, चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द क्यूब और गॉसियन सरफेस
गॉसियन सरफेस, घन के अंदर या गॉसियन पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश कितना होगा, Q इक्वल टू Q और सिग्मा Q इक्वल टू 2.2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻12 कूलॉम। आंसर, यह आंसर हो गया। तो इसे आप लोग नोट कर लें। मैं समझता हूं कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। Question 5, last problem of this video. A charge capital Q is placed at the center of a cube. Find the flux of electric field through the 6 surfaces or 6 faces of the cube. एक घन जो कि गॉसियन सरफेस है, उसके सेंटर पर चार्ज क्यू रखा जाता है। तो उस घन क्यूब और गॉसियन सरफेस, गॉसियन पृष्ठ के सभी 6 सरफेसेस, सभी 6 पृष्ठों से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा उसे मालूम करना है। इसमें चार्ज का मैग्नीट्यूड प्रॉब्लम में दिया हुआ नहीं है, नहीं दिया गया है, इसलिए जो आंसर आएगा वह चार्ज के रूप में ही आएगा। एंड गॉस थ्योरम का यूज कर हम आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक क्यूब कंस्ट्रक्ट किया जाए अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम के अनुसार क्यूब के ईच साइड का लेंथ भी प्रॉब्लम में नहीं दिया गया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए कि गॉसेस लॉ के अनुसार इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉसियन सरफेस के, क्लोज सरफेस के साइज पर डिपेंड नहीं करता है। व्हाट एवर मे बी द साइज, वह चार्ज पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड ऑन द चार्ज इंक्लूड इनसाइड द क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है इस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ। तो हम एक क्यूब को डिजाइन करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, जिसके 6 फेसेस होते हैं। तो ऑल 6 फेसेस और सब फेसेस से पास करने वाला फ्लक्स मालूम करना है कितना होगा। क्यूब कंस्ट्रक्ट हो गया। इसमें क्यूब का साइड इस प्रॉब्लम में नहीं दिया है, लेकिन यह जरूर दिया गया है कि चार्ज कैपिटल क्यू है वह इस क्यूब के और गॉसियन सरफेस के सेंटर पर लाई करता है। तो इस क्यूब के ऑल 6 फेसेस, इस घन के सभी 6 पृष्ठों से गुजरने वाला फ्लक्स मालूम करना है, कैलकुलेट करना है। सेंटर वो है जहां चार्ज, मान क्यूब का सेंटर वो है, सपोज किया जाए, जहां चार्ज कैपिटल क्यू लाई करता है। तो यूजिंग गॉसेस लॉ, गॉस का प्रमेय का उपयोग करने पर या गॉस का नियम से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द 6 सरफेसेस और 6 फेसेस ऑफ द क्यूब, टोटल फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द 6 फेसेस, क्यूब में 6 फेस होते हैं, 6 फेसेस ऑफ द क्यूब, और यह क्यूब गॉसियन सरफेस के रूप में ट्रीट करता है जिसके अंदर चार्ज क्यूब इंक्लोज है, जिसके अंदर चार्ज क्यूब इंक्लोज्ड है, मतलब इस क्यूब के सेंटर पर क्यूब चार्ज लाई करता है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द 6 फेसेस ऑफ द क्यूब इज गिवन बाई phi is equal to 1 by epsilon 0 times the charge included inside the closed surface। तो
that is inside the cube. Charge in 1 by epsilon 0 times the charge included inside the cube. मतलब इस क्यूब के अंदर जितना चार्ज है, सेंटर पर क्यू चार्ज है, उसका 1 बटा epsilon 0 टोटल फ्लक्स होगा इस क्यूब के ऑल फेसेस, दैट इज 6 फेसेस से पास होने वाला फ्लक्स, दैट इज 1 by epsilon 0 multiplied by q, total electric flux through the cube, that is 6 faces of the cube, is q upon 1 by epsilon 0 multiplied by q, that is q upon epsilon naught, where epsilon naught is permittivity of free space or vacuum. Value of epsilon naught is 8.85 into 10 to the power minus 12 Newton minus 12 Coulomb square upon Newton meter square, c square Coulomb square upon Newton meter square. एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमने लिख दिया। अगर चार्ज क्यू का वैल्यू प्रॉब्लम में दिया रहेगा, जैसा कि एनसीईआरटी के एक प्रॉब्लम में दिया गया भी है क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 1 में, तो उसमें चार्ज का वैल्यू है, क्यू का वैल्यू है, तो हम आसानी से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू देकर और चार्ज का वैल्यू देकर मालूम कर सकते हैं। लेकिन इस प्रॉब्लम में क्यूब के सेंटर पर जो चार्ज है कैपिटल क्यू केवल दिया गया है, उसका वैल्यू नहीं दिया गया है, तो आंसर I बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यह आंसर हो गया ऑल फेसेस से। तो वन फेस से कितना फ्लक्स हो जाएगा, 1/6 मल्टीप्लाइड बाई क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस फेस से क्यूब के इस फेस से इस सरफेस से इक्वल फ्लक्स पास करेगा। तो चूंकि क्यूब में 6 फेसेस होते हैं तो और 6 फेसेस से फ्लक्स हो गया क्यू बटा एप्सिलॉन, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देयरफॉर इस फेस और इस सरफेस से क्यूब के इस सरफेस से जो फ्लक्स होगा 1/6 मल्टीप्लाइड बाई क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इस पर बेस्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 6 में है, चैप्टर 30 गॉसेस लॉ, बुक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 2, रिटन बाय डॉक्टर एस सी वर्मा। तो एस सी वर्मा साहब की बुक के में इस चैप्टर का मतलब इसी चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 6 क्यूब के वन फेस से होकर पास करने वाला फ्लक्स मालूम करना है। तो उसे नेक्स्ट वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन में ही मैं उसे सॉल्व करूंगा। एंड वैसा प्रॉब्लम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स में भी है। एंड इस ढंग का भी प्रॉब्लम है, लेकिन वहाँ क्यों का एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 में क्लास 12 फिजिक्स का इस ढंग का भी प्रॉब्लम है, लेकिन वहाँ चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है, फॉलोड बाय दैट क्वेश्चन, जो इसके बाद का क्वेश्चन है उसके बाद। तो अब इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के साथ, दैट इज क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन के साथ ही यह वीडियो कंप्लीट होता है। इसमें प्रॉब्लम एक्सरसाइजेज प्रॉब्लम्स चैप्टर 30 गॉसेस लॉ का एस सी वर्मा साहब का बुक 1 कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स का एक्सरसाइजेज प्रॉब्लम्स क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 5 तक का सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशंस किया गया। उम्मीद है यह आप सभी को मतलब इसके सॉल्यूशंस आप सभी को समझ में आएंगे या आप इसे पसंद करेंगे। मेरे यूट्यूब चैनल को फिजिक्स क्वांटम क्लासेस को वॉच करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मेनी थैंक्स। इस चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो मतलब वीडियो नंबर 2 या वीडियो नंबर 1 है, जिसमें प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक का जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशंस किया गया। लेकिन इसके बाद के जो प्रॉब्लम्स हैं क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन 10 का सॉल्यूशंस मैं सेकंड पार्ट में करूंगा, मतलब सेकंड वीडियो में, वह भी आप लोगों के बीच बहुत जल्द अपलोड होगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू अगेन।